how are you? Hope you all are pretty well and staying home, right? Good. Once again, you all are most welcome on my channel, that is Success Path. In the today's class, I'm going to deal some competitive questions like JEE Mains, Advanced and AI EEE, and also some more important questions that may appear in the upcoming competitive exam. So, let us proceed our first question. Our today's question is that resistance of a given wire is obtained by measuring the current flowing in it and the voltage difference across it. If the percentage error in the measurement of the current and voltage difference are 3% each, then error in the value of resistance of the wire is option 1 is 0, second is 1%, 3 is 3% and fourth is 6%. इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? जब भी हम किसी भी वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमेशा टू थिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं. वन इज करंट एंड सेकंड इज वोल्टेज डिफरेंस. अब आपको यहाँ पे करंट और वोल्टेज डिफरेंस का परसेंटेज एरर 3% गिवन है. हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस के परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करना है. इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं जो हमें गिवन है. दैट मीन्स करंट का परसेंटेज एरर दैट इज डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100, ये हमें 3% गिवन है. एंड ऑल्सो वोल्टेज का परसेंटेज एरर दैट इज डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, ये भी हमें 3% गिवन है. अब हमें यहाँ पे डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 दैट मीन्स रेजिस्टेंस का परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करना है. अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे ओम्स लॉ यूज करे हैं. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इज इक्वल टू V अपॉन I. अब जो ये वाला फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर इट विल बिकम डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 प्लस डेल्टा I अपॉन I इंटू 100. The each value of 3% and 3% are given. Just put this value, we will get 6% answer. So option 4 is correct. Our next question is the density of a material in the shape of a cube is determined by measuring three sides of the cube and its mass. If the relative error in measuring the mass and length are respectively 1.5% and 1%, the maximum error in determining the density is option 1 is 2.5%, second is 3.5%, third is 4.5% and fourth is 6%. इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में हमें एक मटेरियल बॉडी गिवन है जो क्यूबिकल शेप की है. अब किसी भी क्यूब के अंदर अगर हमें डेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो डेंसिटी दो बातों पे डिपेंड करती है. वन इज मास एंड सेकंड इज लेंथ. यहाँ पे मास के अंदर जो एरर गिवन है वो 1.5% गिवन है और जो लेंथ है उसके अंदर एरर 1% गिवन है. हमें यहाँ पे डेंसिटी कितनी होगी या डेंसिटी के अंदर एरर कितना होगा वो कैलकुलेट करना है. इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं जो हमें गिवन है. सबसे पहले मास के अंदर एरर 1.5% दैट मीन्स डेल्टा m अपॉन m, ये 1.5% है. एंड लेंथ के अंदर एरर 1%, तो आपके पास यहाँ बन जाएगा डेल्टा L अपॉन L, वो 1% गिवन है. आपको डेंसिटी के अंदर एरर को कैलकुलेट करना है दैट मीन्स डेल्टा रो अपॉन रो, वो हमें कैलकुलेट करना है. अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम डेंसिटी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करे हैं. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. और क्योंकि यहाँ पे बॉडी या मटेरियल एक क्यूबिकल शेप का है दैट्स वाई वॉल्यूम जो होगा वो यहाँ पे L क्यूब बन जाएगा. तभी यहाँ पे डेंसिटी के लिए फॉर्मूला बन जाएगा M अपॉन L क्यूब. अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को एरर की टर्म में डिफाइन करें तो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा M अपॉन M प्लस 3 डेल्टा L अपॉन L. यहाँ पे ये 3 कहाँ से आया है? क्योंकि जो डेंसिटी का फॉर्मूला था उसमें M अपॉन L क्यूब है. एरर की टर्म में जो भी पावर होती है वो आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है.
यहाँ पे जो पावर है वो L के साथ है, तभी यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन में 3 आएगा वो L वाली टर्म के साथ आएगा। उसके बाद डेल्टा m अपॉन m की वैल्यू को पुट किया, दैट इज 1.5%। देन डेल्टा L अपॉन L की वैल्यू को पुट किया, वो आपके पास 1% था। सॉल्व करके हमारे पास 4.5% आंसर आ जाएगा। सो दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज करेक्ट। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JEE मेन in 2018. Let us proceed towards the next question. A body is thrown vertically upward. Which one of the following graph correctly represent the velocity versus time? किसी बॉडी को हमने वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका। अब हमें यहाँ पे कुछ ग्राफ गिवन है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। हमें यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा ग्राफ यहाँ पे ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हमेशा क्या होता है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। जब भी वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, वो एक्चुअल में रिटार्डेशन होगी। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होगी, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। तो जहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रही है वो हमारे इस केस में ग्राफ सही होगा। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है। और वो कैसे चेंज हो रही है, जब हमने टाइम t इज इक्वल टू 0 पे बात की तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास कुछ एग्जिस्ट कर रही थी पॉजिटिव, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ वैसे वैसे वेलोसिटी हमारे पास डिक्रीज हो रही है। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारे पास क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी। इसका मतलब जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन गिवन था वो हमारे पास फर्स्ट ग्राफ उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जो नंबर 1 होगा वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। वैसे इसके साथ साथ हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ को भी कंसीडर करेंगे। अगर हम सेकंड ग्राफ को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन द बिगिनिंग वेलोसिटी की वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। टाइम के साथ डिक्रीज होने का मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी वापस इंक्रीज हो रही है। वापस इंक्रीज होने का मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन के अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव भी आ रही है और पॉजिटिव भी आ रही है। तो ये वाला केस यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड के अंदर क्या हो रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है इन द बिगनिंग। इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज होने के कारण हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, बट बाद में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब ये भी हमारे ऑप्शन को सेटिस्फाइड नहीं करा। सिमिलरली फोर्थ केस में भी। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन हमारे पास सिर्फ ऑप्शन 1 ही है जो सेटिस्फाइड हो रहा है। सो दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज करेक्ट। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JEE मेन in 2017. Next question is, a particle is moving with velocity v is equal to k into y I cap plus x j cap, where k is a constant. The general equation for its path is, option 1 is y square is equal to x square plus constant. Second is y is equal to x square plus constant. Third is y square is equal to x plus constant. And fourth is xy is equal to constant. This question was appear in AIEEE exam. अब इसमें क्या गिवन है, हमें वेलोसिटी गिवन है v इज इक्वल टू k इंटू वाई आई कैप प्लस x इंटू जे कैप। इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे आई कैप और जे कैप गिवन है, इसका मतलब हमें यहाँ पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट और वेलोसिटी का y कंपोनेंट गिवन है। यहाँ पे जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो क्या बन जाएगा, वो k इंटू वाई बन जाएगा। और वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो क्या है, वो k इंटू एक्स है। इसका मतलब dx ओवर dt वो हमें ky है और dy ओवर dt वो हमें kx गिवन है। dx ओवर dt क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो x डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे वेलोसिटी के x कंपोनेंट dx ओवर dt की वैल्यू और dy ओवर dt की वैल्यू गिवन है। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, देन व्हाट वी विल गेट, dy ओवर dx इज इक्वल टू x अपॉन y। अब यहाँ पे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करें हैं तो इक्वेशन बन जाएगी y dy इज इक्वल टू x dx।
ये इक्वेशन बनने के बाद हमने अब दोनों साइड यहाँ पे इंटीग्रेशन किया। जब हम y dy का इंटीग्रेशन करेंगे वो आपके पास बन जाएगा y²/2, और जब हम x dx का इंटीग्रेशन करेंगे वो हमारे पास बन जाएगा x²/2। प्लस में कुछ ना कुछ कांस्टेंट हम लेके चलते हैं जब भी हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं। यहाँ पे बैलेंसिंग करने के बाद y² = x² प्लस 2 टाइम्स ऑफ कांस्टेंट हो जाएगा। वो 2 टाइम्स ऑफ कांस्टेंट इट विल बिकम अ न्यू कांस्टेंट। So that means the final equation will be y² = x² plus constant. इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट है। One more question. A particle is moving in a circular path of radius under the action of an attractive potential. U is equal to minus k/2 r square. Calculate its total energy. Options are minus k/4 a square, second is k/2 a square, third is 0, and fourth is minus 3/2 k a square. This question was asked in JEE Mains in 2018. इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में हमें एक पार्टिकल गिवन है, वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। जब ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा वहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि वहां पर एक अट्रैक्टिव पोटेंशियल है, दैट मीन्स यू गिवन है, वो क्या है माइनस k/2 r²। तो हमारे पास ये क्या गिवन है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें इस केस में टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम बिगनिंग में लेके चल रहे हैं F इज इक्वल टू माइनस du/dr। यहाँ पे F क्या है, F यहाँ पे फोर्स है, U यहाँ पे क्या है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में ये रिलेशन होता है F इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि अभी यहाँ पे ये कहा गया है जो पार्टिकल है वो सर्कुलर में मूव कर रहा है, इसका मतलब जो यहाँ पे फोर्स होगा वो क्या होगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। तभी हमने F की जगह mv²/r पुट किया इज इक्वल टू माइनस du/dr। ये एज इट इज चल रहा है। du/dr का मतलब है u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r। अब हमें यहाँ पे u जो है वो गिवन है माइनस k/2 r²। अगर हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r लेंगे तो वो आपके पास k/r³ बन जाएगा। इसका मतलब हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी mv²/r इज इक्वल टू k/r³। यहाँ पर एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा इन डिनोमिनेटर, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी mv² इज इक्वल टू k/r²। तो हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला आया है ये हमारे पास mv² के लिए आया है। अब अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करें, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो हाफ एज इट इज और mv² की जगह हमने ऊपर वाली इक्वेशन k/r² को पुट कर दिया। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बन गई k/2 r²। साथ में पोटेंशियल एनर्जी U हमें ऑलरेडी गिवन था, वो हमारे पास था माइनस k/2 r²। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है, तो जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ सेंस ऑपोजिट है, तो दोनों कैंसिल आउट होके 0 बन जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Proceeding towards the next question. For the curve shown below, select the best possible choice. अब इस क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ गिवन है, वर्टिकल डायरेक्शन को y एक्सिस से रिप्रेजेंट किया है, हॉरिजॉन्टल को x एक्सिस से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे जो ग्राफ है वो ग्राफ इंक्रीजिंग मैनर में है स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि इस ग्राफ में जो गिवन 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा है। ऑप्शन 1 dy/dx इज इंक्रीजिंग, मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है। नेक्स्ट में सेकंड डेरिवेटिव इंक्रीज हो रहा है, थर्ड में dy/dx लेस देन 0, दैट मीन्स जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रही है, एंड द फोर्थ वन इज d2y/dx² ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जो सेकंड डेरिवेटिव है वो इंक्रीज हो रहा है।
अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, जो हमें ऑप्शन गिवन है उसमें सेकंड और फोर्थ वो तो सेम ही बात कह रहे हैं। सेकंड में भी d/y/dx स्क्वायर इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0, एंड द फोर्थ में उसने डायरेक्ट ये बात बोली है। इसका मतलब सेकंड और फोर्थ तो हमारे पास सेम क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे y की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे वैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर यहाँ पे y की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू x इंक्रीज होती है तो हमेशा ये ध्यान रखना कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम tan थीटा को ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब स्लोप को बनाएंगे, वो हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और वो ग्रेटर देन 0 होगी। अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट होगा। ये वाला क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज नॉट आस्क्ड इन एनी एग्जाम बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. This type of question can be asked in different competitive exams, so do it in a well manner. These are some questions which are very important, so try to do it in your own way. Although if you have any doubt, you may ask and you may write your doubt in comment box. Now I'm going to leave. Till then, take care of yourself. Stay home, stay healthy. Thank you.